आज हम यहाँ पे 12th क्लास में फिजिक्स में कुछ सवाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और कैपेसिटर के। तो देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे वो बुक के हिसाब से, ये पेपर के हिसाब से। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इफ़ द पोटेंशियल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज गिवन एज v इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 -1 2। इसका मतलब है कि आपको जो है पोटेंशियल यानी जो विभव है वो दे रखा है और 3 डायमेंशनल स्पेस त्रिविमीय स्पेस में जो है हमको v का मान दे रखा है कि जो v का मान है वो क्या है, वो यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है v इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ v का मान जो है एक अचर के रूप में नहीं है बल्कि चर x और y के रूप में है, z के रूप में है। तो v का मान किसके रूप में दे रखा है, x y और z के रूप में। क्या है v का मान, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पर ये निकालना है कि अगर v का मान ये है तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए एट द पॉइंट 1 -1 और 2 पे। यानी अगर कोई पॉइंट 1 -1 और 2 हो तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 -1 2 का मतलब है x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 और z की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। पर पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर v हमको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर v की वैल्यू दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। ये पोटेंशियल v की जो वैल्यू दे रखी है हमने नोट की, v इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर। और इसके बाद जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और v के बीच क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है माइनस dv/dr। ठीक है, यानी वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। अगर हम वोल्टेज का इसके R के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लें और उसका नेगेटिव लें तो वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल। तो ये हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। ये विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। E इक्वल टू हमने पढ़ा था डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। तो उसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। और अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर V की वैल्यू एक्स वाई जेड के रूप में है, तो हम यहाँ पर E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr वाले फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे बल्कि इसका जो अगला फॉर्म है उसको लगाएंगे, अगला रूप है इसका ये। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू इस नए सूत्र से निकालेंगे, ये है वो नया सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे कि E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है डेल अपॉन डेल एक्स या डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड। तो इसका मतलब ये है, ये दर्शाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ V का मतलब है, डेल V अपॉन डेल एक्स का मतलब है कि V का हम x के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। V का हम यहाँ पर y, डेल V अपॉन डेल वाई का मतलब है V का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। और डेल V अपॉन डेल जेड का मतलब है कि हम V का z के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम डेल V अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो जब डेल V अपॉन डेल एक्स निकालेंगे इससे, तो उस समय डेल V अपॉन डेल एक्स निकालते समय y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। ऐसे डेल V अपॉन डेल वाई निकालते समय x और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे और डेल V अपॉन डेल जेड निकालते समय x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये टोटल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में निकालते हैं इसको, बाहर से नेगेटिव भी रहेगा। तो आइए देखते कैसे निकालेंगे। तो E इक्वल टू माइनस इन लिखा, डेल अपॉन डेल एक्स ये लिखा, और V की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर रख दिया। अब बाहर से ये आई कैप, V की वैल्यू हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई
और फिर ये v की वैल्यू लिखी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर और ये बाहर से जे कैप, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड और ये v की वैल्यू रखी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर और ये बाहर से के कैप। अब जो है यहाँ पर अगर हम इसका अवकलन करें तो ये या डिफ्रेंसिएशन करें तो ये आएगा माइनस, अब ये देखिए एक्स क्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो एक्स क्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका क्या होगा, ये पावर यहाँ शुरू में आ जाएगी, एक्स क्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, उसमें पावर 3 शुरू में आएगी और यहाँ एक्स की नई पावर क्या हो जाएगी, पहले से एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो एक्स क्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस, अब ये वाई क्यू का भी करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन, पर कौन सा डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में वाई और ये जेड क्या होते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे यहाँ पे, तो वाई क्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ठीक है। तो वाई क्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया 0, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, प्लस अगला एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर, इस टाइम जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो जेड स्क्वायर ऐसे लिखा और केवल एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, तो 1 हमने यहाँ पे 1 इंटू जेड स्क्वायर, केवल जेड स्क्वायर आ गया इंटू आई कैप, प्लस अब ये डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस पार्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स क्यू का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, क्योंकि y के सापेक्ष हम यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं y के विद रिस्पेक्ट में, तो उसमें x कांस्टेंट होगा और z भी क्या माना जाएगा कांस्टेंट। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में जिसके विद रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं केवल उसी का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बाकी जो टर्म है वो कांस्टेंट होंगे। तो एक्स क्यू का y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। फिर वाई क्यू का y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, वाई क्यू का कर रहे हैं तो 3 पावर शुरू में आ गई, अब y ये आ गया और y की पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस आ गया तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस का माइनस और ये क्या आ गया 3y स्क्वायर प्लस और ये एक्स जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर में एक्स इंटू जेड स्क्वायर है, तो y के विद रिस्पेक्ट जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर y नहीं है, तो यानी ये x भी कांस्टेंट होगा, y भी जेड भी क्या माना जाएगा कांस्टेंट y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो जब एक्स जेड स्क्वायर का y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसमें एक्स जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि इसमें y नहीं है, तो क्या इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए इसका हमने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्या कर दिया 0, ठीक है। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस 3y स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर का y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 0 और इंटू जे कैप, फिर प्लस अब यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर इंटू के कैप। इसको कैसे सॉल्व किया, तो एक्स क्यू का जेड के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वो 0 होगा, क्योंकि उसमें एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इस एक्स का जेड के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 0, वाई का भी जेड के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि वाई भी इस टाइम कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब भी हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई का जेड के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करने पे तो ये एक्स और वाई वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि दोनों उस टाइम कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, ठीक है। और प्लस एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि जेड के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो उस समय एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट और केवल जेड का डिफ्रेंसिएशन होगा, और ये जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2z, तो जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2z और ये x इंटू में था तो ये x केवल इंटू में आएगा यहाँ पे, ठीक है, x का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 0, वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन जेड के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस और एक्स जेड स्क्वायर में x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ तो जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो गया 2z और ये x यहाँ पर इंटू में था तो इंटू में आ गया, तो ये हो गया एक्स जेड स्क्वायर का जेड के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2xz और इंटू ये के कैप, ये वाला के कैप। अब हमने इसका जो है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर दिया, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन अगर x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो उसमें y और z वाले टर्म का ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, जब y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा तो x और z वाले टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे,
और जेड के भी रिस्पेक्ट जब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा तो वाई और एक्स वाले टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। और कांस्टेंट का जब भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो जीरो आता है, इसलिए यहाँ पर कहीं पे जीरो भी आए हुए हैं। अब x इक्वल टू, अब हम इसको सिर्फ डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर कर चुके हैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, तो अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। i का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, j का कीजिए, k का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा माइनस 3x² आई कैप। ये पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा माइनस 3x² प्लस z² इंटू बाहर से आई कैप, प्लस ये आ जाएगा माइनस 3y² इंटू जे कैप, अब प्लस ये वाला प्लस 2xz इंटू के कैप। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ चुका है, परंतु हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स पॉइंट पे निकालना था। कौन से पॉइंट पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 -1 2। तो इसका मतलब है ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला हुआ है, इसमें x की जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे -1 रखिए और z की जगह पे 2 रखिए। इससे जो वैल्यू आएगी वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 -1 2 विल बी E इक्वल्स टू -3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू आई कैप। क्यों आया ये, क्योंकि x के पे 1 रख दिया हमने, z के पे 2 रख दिया, क्योंकि z की वैल्यू 2 रखनी थी, ठीक है। और ये बाहर से आई कैप, फिर -3 y की जगह पे हमने ये -1 रख दिया, माइनस y का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर इंटू ये j कैप, फिर प्लस 2 x की जगह पे क्या रखा, ये वाला 1 रख दिया, z के पे क्या रख दिया, ये वाला 2 रख दिया इंटू k कैप। तो कहने का मतलब है इस इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने रिजल्ट 1 निकाला है, इसमें x के जगह पे 1, y के पे -1, z के पे 2 रखने पे जो आएगा वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब ये e, इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर हम करें तो वेक्टर e इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है e इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर उन्होंने वेक्टर लगा रखा है और यहाँ पर पता भी चल रहा है क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में आया हुआ है, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड e इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 होता है 7, तो 7 आई कैप, फिर ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है तो ये होगा -3 जे कैप प्लस 2 टू द 4 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, तो 4 के कैप। तो ये आ गया वेक्टर ई इक्वल टू -7i -3j प्लस 4k। अब मैं माइनस को अंदर ले आ रहा हूँ, तो इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर ई इक्वल टू आ गया -7i कैप, माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, प्लस 3j कैप, अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया -4k कैप। तो वेक्टर ई की वैल्यू आ गई -7i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। अब ये वेक्टर ई की वैल्यू जो आई हुई है यहाँ पे, ये आई जे के कैप के रूप में ये वेक्टर फॉर्म में आई हुई है, ठीक है। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 1 -1 2, ठीक है। तो हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 -1 2 विल बी ई इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कर देंगे, जो आई का कोफिशिएंट है -7 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस जो कि जे का कोफिशिएंट है 3 उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस जो के का कोफिशिएंट है -4 उसका स्क्वायर करेंगे, और तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो आंकिक मान होगा ई इक्वल टू आ जाएगा परिमाण, इसका परिमाण ई इक्वल टू आ जाएगा √ क्या आई का जो गुणांक है ऋण 7 का वर्ग किया, धन जे का गुणांक 3 है उसका वर्ग किया, धन के का गुणांक है ऋण 4 उसका वर्ग किया, और इनको सॉल्व किया तो -7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इसको ऐड करके अगर हम देखें तो 9 9 18 6 24 का 4 हासिल 2 4 और 1 5 और 2 7, तो इसको ऐड करने पर आ रहा है √74। तो ई इक्वल टू √74, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे। और इसको हमने यहाँ पर इसके लिए कुछ भी नहीं दे रखा है, इसकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो इसकी हम यूनिट यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसकी यूनिट हम लेंगे यहाँ पे, खाली हम यूनिट लिख देंगे इसको, ठीक है। इसको हम खाली यहाँ पे यूनिट लिख देंगे, और अगर ये जैसे उसमें MKS में देना हो तो MKS में इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होती है, ई की, न्यूटन पर कूलाम, पर यहाँ पर दिया नहीं है ऐसा, तो हम इसको ई इक्वल टू √74 यूनिट लिख देंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये एक बिल्कुल नए प्रकार का सवाल है कि V की वैल्यू एक्स वाई जेड के रूप में दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना। तो कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ V इंटू आई कैप प्लस, ये माइनस पूरे ब्रैकेट का होगा कि माइनस ब्रैकेट में डेल V अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप, डेल V अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। और तब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है, न कि टोटल डिफ्रेंसिएशन। ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है, न कि टोटल डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए इसमें अगला सवाल, 9वां सवाल, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शोन इन फिगर। यहाँ पर क्या करना है आपको? नेट कैपेसिटेंस निकालना है, माने तुल्य धारिता निकालनी है इस कैपेसिटर, इन जो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं, ये संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। इन 2 प्लेटों में प्रत्येक का क्षेत्रफल टोटल A है। जैसे इस प्लेट का क्षेत्रफल भी A, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी A। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के अंदर यहाँ पर जो हैं 3 पदार्थ भर रखे हैं। इसके आधे भाग में यहाँ पे ये वाला भाग, ये भाग जो है ये यहाँ पर ऐसे डायलैक्ट्रिक से भर रखा है, जो कि जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1 है। फिर ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें ऐसा डायलैक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2 है। और यहाँ पर ऐसा तीसरा मटेरियल रखा हुआ है, ऐसा तीसरा डायलैक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K3 है। तो यानी इस कैपेसिटर के अंदर 3 प्रकार के डायलैक्ट्रिक्स रखे हैं, या 3 प्रकार के डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस रखे हैं जिनके डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 हैं। पर यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर क्या दे रखा है इसने कि ये जो K2 वाला है ये कितने डिस्टेंस पे, इन दोनों प्लेटों के बीच की टोटल डिस्टेंस है D/2, ये है D/2 यानी टोटल D। तो D/2 डिस्टेंस पे K2 वाला, D/2 डिस्टेंस पर K2 वाला सब्सटेंस है, और D/2 डिस्टेंस पे K3 वाला सब्सटेंस यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो K2, K3 वाले सब्सटेंस रखे हैं ये प्लेट के कितने एरिया को कवर कर रहे हैं? ये प्लेट के A/2 एरिया को कवर कर रहे हैं। यानी ये K2 और K3 वाले जो सब्सटेंस रखे हैं ये यहाँ पर A/2 एरिया में, प्लेट के A/2 एरिया में रखे हुए हैं। और ये प्लेट K/2, ये K2 वाला जो है ये D/2 डिस्टेंस पे है। इसके लिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? D/2। और K3 में प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? D/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर ये कहेंगे 3 कैपेसिटर बन गया। यहाँ पे एक कैपेसिटर ये K2 वाला बन गया, एक कैपेसिटर ये K3 वाला बन गया, और एक कैपेसिटर ये K1 वाला बन गया। ठीक है, अब K1 वाले को देखिए, यहाँ पर जो K1 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सब्सटेंस रखा है ये जो है प्लेट के कितने एरिया पे को कवर कर रहा है? ये प्लेट के A/2 एरिया को कवर कर रहा है। और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस इसके लिए क्या है? यहाँ पर दे रखा है D। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि K1, K2, K3 के लिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये है जैसे K1 के लिए D, K2 और K3 के लिए D/2 और D/2। ठीक है, K1, K2, K3 के लिए प्लेटों का एरिया क्या होगा? इन प्लेटों का एरिया इन तीनों के लिए क्या होगा? A/2 और इसके लिए भी A/2। अब आपको निकालना है टोटल या नेट कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालेंगे? हम इसके लिए क्या करेंगे? पहले K1 वाला जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सब्सटेंस है यहाँ पे, ये वाला कैपेसिटर, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? ये कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यानी हम उस उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं जिसके प्लेटों के बीच K1 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सब्सटेंस रखा है। तो उस ये वाला, ठीक है, हम इसका निकाल रहे हैं। तो इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो इसका वो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1। तो इसका कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटेंस का C1। हमने इसका कैपेसिटेंस C1 मान लिया, इसका C2 माना है, इसका C3 माना है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू हो जाएगा क्या होता है C का फॉर्मूला? C का फॉर्मूला होता है K/0A/D, K/0A/D। तो K के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे K1, ε0 के स्थान पे ε0, A के स्थान पे क्या आएगा? ये जो K1 वाला है ये कितने एरिया को कवर कर रहा है प्लेट के? A/2। तो A के स्थान पे क्या आ गया? A/2। यहाँ पर A/2 रख दिया अपॉन D। ठीक है, D क्यों? क्योंकि K1 वाला जो सब्सटेंस भरा है हमने यहाँ पे, इसके लिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है? D। तो इसके लिए हमने D रख दिया।
तो ये किस फॉर्मूले से आया, क्योंकि फॉर्मूला है C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, इससे आया ये। अब जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करें हम तो C1 इक्वल टू आ गया K1 एप्सिलॉन 0 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो K1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D। इसको हम रिजल्ट 1 से शो कर रहे हैं। अब हम इस K2 वाले के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड K3। तो K2 और K3 वाले के लिए हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। K2 वाले के लिए हमने C2 माना है, तो इसके लिए क्या होगा, C2 इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो K के स्थान पे इसका क्या आ जाएगा K2, एप्सिलॉन 0 के स्थान पे एप्सिलॉन 0 A क्या आएगा, क्योंकि ये प्लेटों के A/2 एरिया तक फैला हुआ है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए प्लेटों का एरिया क्या है A/2। तो K के यहाँ पे K2 एप्सिलॉन 0 पे एप्सिलॉन 0, A के यहाँ पे A/2 अपॉन D के यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, K2 वाला यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है D/2, तो ये D/2 आ जाएगा। ठीक है, D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये D/2 आएगा इसके लिए। इसी प्रकार से C3, इस K3 वाला जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कैपेसिटर है, इसके लिए जो है कैपेसिटेंस C3 इक्वल टू हो जाएगा K3 एप्सिलॉन 0, सेम इसी तर्ज पे A/2 अपॉन D/2। A के पे क्या आएगा, यहाँ पे ये A/2 प्लेटों के A/2 एरिया को कवर कर रहा है, और अपॉन D के पे क्या आएगा, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए D/2, क्योंकि K3 वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या D/2, तो हमने D के पे D/2 रख दिया। अब जो है इसको आगे सॉल्व करें तो C2 की वैल्यू आ गई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C2 इक्वल टू आ गया K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ठीक है, फर्स्ट इंटू फोर्थ न्यूमरेटर में आएगा, सेकंड इंटू थर्ड डिनोमिनेटर में आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो C2 की जो वैल्यू है, इसको रिजल्ट 2 लिखा। C3 की जो वैल्यू आएगी, इसमें भी क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा C3 इक्वल टू K3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये रिजल्ट 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये कैपेसिटर होते हैं K2 और K3, तो ये क्या करते हैं, ये जो दोनों हैं यहाँ पर, ये जो डायलेक्ट्रिक्स रखे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को ये बांट रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे कैपेसिटर या ऐसे डायलेक्ट्रिक जो हैं ये जो हैं सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं, जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये K2 और K3 क्या हो जाएगा, ये सीरीज में जुड़े होते हैं। देखिए जैसे एक कैपेसिटर ये मान लेंगे हम, और एक कैपेसिटर ये वाला मान लेंगे। तो ये जो पहला कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट ये हो जाएगी और दूसरी प्लेट ये हो जाएगी। ये दूसरा कैपेसिटर है, तो इसकी पहली प्लेट ये हो जाएगी, दूसरी प्लेट ये हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले कैपेसिटर की अगली प्लेट इस दूसरे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ रही है, फिर दूसरे कैपेसिटर की अगली प्लेट ये होगी और पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट ये होगी। तो ये कौन सा क्रम होता है, ये होता है सीरीज कम्बिनेशन होता है ये। तो ये सीरीज में जुड़े K2 K3, और इन दोनों का जो कंबाइंड आएगा, K2 K3 का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस आएगा, यानी इन दोनों कैपेसिटर का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा, वो K1 के साथ जो है पैरेलल में रहेगा, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि इनके मिलने से जो नया कैपेसिटर ये बना, ठीक है, ये वाला नया कैपेसिटर बन गया, उस कैपेसिटर की पहली प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। फिर ये जो नया नीचे वाला कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। तो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में क्या हो रहा है, इनकी पहली प्लेटें यहाँ पर जुड़ रही हैं और दूसरी प्लेटें यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो ये ऊपर का कैपेसिटर और ये नीचे का कैपेसिटर क्या माने जाएंगे, तब ये पैरेलल में माने जाएंगे, क्योंकि इनकी पहली प्लेटें एक जगह पे और दूसरी प्लेटें दूसरी जगह जुड़ी हैं। तो K2 K3 का जो कंबाइंड होगा, वो जो है K1 के साथ पैरेलल में जुड़ा होगा, जबकि K2 और K3 क्या है, ये सीरीज में जुड़े हैं। तो हम इनका पहले K2 K3 का सीरीज में क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे कि कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड K3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये वाला ये कैपेसिटेंस जो है, ये K2 और K3 जो है ये सीरीज में जुड़े हैं, वही लिखा हमने कि कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड K3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, हेंस टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड K3, ठीक है, एंड कैपेसिटेंस C2 एंड C3। यानी हमने ये माना कि इसका C2 है, इसका C3 है कैपेसिटेंस, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो सीरीज वाले मेथड से दिया जाएगा। तो सीरीज वाला फॉर्मूला क्या है, सीरीज वाला फॉर्मूला है हमारे पास कि 1/C डैश इक्वल टू 1 अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2।
तो 1/c के पे क्या आ गया, इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस हमने c डैश माना है, तो 1/c डैश इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस 1/c2 आ जाएगा प्लस इसका कैपेसिटेंस 1/c3। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c डैश इक्वल टू 1/c2 प्लस 1/c3। c2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये वाली c3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और तब हम 1/c डैश निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको आगे हम सॉल्व करें तो c डैश इक्वल टू आ गया c2c3 अपॉन c2 प्लस c3, ठीक है। वो 1/c इक्वल टू 1/c2 प्लस 1/c3 को सॉल्व करने पे ये आता है। c2 और c3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये c2 की वैल्यू हो गई, ये c3 की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। c2 की वैल्यू क्या थी, k2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी इंटू c3 की वैल्यू k3 एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी अपॉन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अपॉन c2 प्लस c3। c2 की वैल्यू ये रखी, c3 की वैल्यू ये रखी। इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर आएगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी का स्क्वायर इंटू k2 k3, ठीक है। किसका स्क्वायर होगा, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इंटू k2 k3। और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ अपॉन में एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी कॉमन आ रहा है, तो ऊपर नीचे जो है एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी की एक पावर कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, c डैश इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी की एक पावर बच जाएगी इंटू k2 k3 अपॉन k2 प्लस k3, ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो ये c डैश आया, ये c डैश क्या आया, ये c डैश आया इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस। इन दोनों का जो टोटल कैपेसिटेंस c डैश है वो इसके साथ क्या होगा, वो इस नीचे वाले के, यानी ये नीचे वाले का कैपेसिटेंस क्या माना हमने, c1, इसके साथ क्या होगा, वो इसके साथ होगा पैरेलल में। तो अब हम उस c डैश और इस c1 का टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल में जुड़े हुए मानकर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, नाउ c डैश एंड c1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या माना हमने इसका c डैश माना है, इसका c1 माना है, तो c डैश c1 पैरेलल में जुड़े हैं, तो इन दोनों का पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो c माना गया है। तो c इक्वल टू क्या होगा पैरेलल में, c इक्वल टू हो जाएगा c डैश प्लस c1। तो c डैश की वैल्यू ये आ गई हमारी, और c1 की वैल्यू हमने रिजल्ट नंबर 1 में निकाली थी, तो c इक्वल टू हो जाएगा c डैश की वैल्यू ये रख दी हमने एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी k2 k3 अपॉन k2 प्लस k3 प्लस c1 की वैल्यू k1 एप्सिलॉन 0 a अपॉन 2d आई थी, ये थी c1 की वैल्यू k1 एप्सिलॉन 0 a अपॉन 2d, तो ये आ गया k1 एप्सिलॉन 0 a अपॉन 2d। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी कॉमन आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी इंटू ब्रैकेट में ये एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी हमने यहाँ कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ से क्या है k1 अपॉन 2 ये पहले लिख दिया, प्लस यहाँ से क्या आया k2 k3 अपॉन k2 प्लस k3। तो ये हमारा जो है यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस आ गया। या अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो c इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पर ये क्या आ गया, 2 इंटू k2 प्लस k3, 2 इंटू k2 प्लस k3 इंटू डी, और न्यूमरेटर में क्या आ गया एप्सिलॉन 0 a। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा k1 k2 प्लस k1 k3 और ये प्लस 2 k2 k3, ये हमारी उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है। तो ये हो गया यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर कि इसमें नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो नेट कैपेसिटेंस हमने ये इस प्रकार से निकाल दिया।